ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू मेजरमेंट क्लासेस। कल हमने पावर और एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, काफ़ी कुछ पावर के बारे में डिस्कस किया। एनर्जी हम आज करेंगे थोड़ा, और फिर उसके बाद उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पावर मेजरमेंट में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया था। एक जो बेसिक न्यूमेरिकल्स आपके कई बार आते हैं कि सपोज़ इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए कि आपको वोल्टेज दिया हो समथिंग 1 + 2 sin ओमेगा टी और करंट दे दे 2 + 3 sin ओमेगा टी, ऐसा। वो बोले कि वाटमीटर की रीडिंग क्या होगी। वाटमीटर के लिए वोल्टेज इतना जा रहा है और करंट इतना जा रहा है, या फिर एक है, तो फिर इसमें रीडिंग क्या होगी वाटमीटर की, अगर ये हमको मेज़र करना है इसका पावर, तो क्या होगा इसका। चलो ओमेगा टी प्लस थीटा लिख लेते हैं, इसमें फेज डिफरेंस रख लेते हैं। तो होता क्या है कि जब भी ऐसे रहेंगे तो आप सीधे सीधे इसका क्या लिखेंगे, जो कांस्टेंट पार्ट रहेगा वो सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जो ये मैग्नीट्यूड होंगे इसका RMS मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2/√2 और 3/√2। तो इसका मतलब 2 × 3/2 हो जाएगा, सीधे सीधे प्लस 2 × 3/2 इंटू कॉस ऑफ इनके बीच का फेज डिफरेंस, ठीक है। थीटा का फेज डिफरेंस है तो कॉस ऑफ थीटा। एक तरह से अगर यहाँ पे कुछ होता अगर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा माइनस थीटा होता, ठीक है। वहाँ 0 है तो 0 - थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा चलेगा, ठीक है। तो जनरल तुम अगर दिमाग में रखना चाहो तो ऐसे इस तरह से कर सकते हो कि वोल्टेज अगर कुछ इस तरह से है कि V1 + V2 sin ओमेगा टी प्लस θ1 प्लस V3 sin ओमेगा टी प्लस θ2, ऐसा चल रहा है। फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती जाए, sin 2 ओमेगा टी 3 ओमेगा टी, ऐसा। नीचे करंट का भी रहे इस तरह से, I1 + I2 sin ओमेगा टी प्लस α1 प्लस I3 sin 2 ओमेगा टी प्लस α1, इस तरह से रहे। तो इसका अगर पावर हमें निकालना हुआ तो पावर क्या आ जाएगा, सीधे V1 I1 प्लस V2 I2/2 कॉस θ1 - α1, ठीक है। फेज डिफरेंस दोनों का, इसका V3 I3/2 कॉस θ2 - α2, ऐसा, ठीक है। तो ध्यान दे देना कि सेम फ्रीक्वेंसी वाले टर्म होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। अगर मान लो इसमें ओमेगा टी है लेकिन इसमें ओमेगा टी ना होता, 2 ओमेगा टी होता, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन 0 आता, क्योंकि ओमेगा टी के लिए इधर कोई ओमेगा टी नहीं है। एक तरह से मान लेते हैं ओमेगा टी का कोफिशिएंट 0 है, तो 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और उधर कोई 2 ओमेगा टी नहीं है लेकिन इधर 2 ओमेगा टी है, तब भी वो 0 आएगा प्रोडक्ट उसका, ठीक है। तो जब दोनों फ्रीक्वेंसी के टर्म अगर सेम हो, सेम टाइप की फ्रीक्वेंसी हो, तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन जनरल अगर तुम कहना चाहो तो इस तरह से हम एरिया निकालते हैं ना, बेसिकली जो हम मल्टीप्लाई करके एवरेज पावर निकाल रहे हैं, तो एवरेज पावर में तुम कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करते हो 1/2π 0 to 2π। तो जनरल एक तुम्हारा फॉर्मूला ऐसा होता है कि अगर इस तरह से लिखा हो कि sin n ओमेगा टी, ठीक है, sin n ओमेगा टी, एक क्वांटिटी कोई लिखा हुआ है Vm sin n ओमेगा टी, दूसरा कुछ क्वांटिटी लिखा हुआ है Im sin n ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। दोनों साइन अगर हैं और दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम ये लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, Vm Im/2 cos थीटा आ जाएगा। फेज डिफरेंस दोनों का, एक साइन हो और एक कॉस हो, अगर इस तरह का हो 1/2π 0 to 2π, एक हो Vm sin n ओमेगा टी इंटू Im cos n ओमेगा टी प्लस थीटा, अगर ऐसा हो तो इसका जो पावर आएगा वो आएगा Vm
Im/2 साइन थीटा, एंगल का जो डिफरेंस आएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, 0 माइनस थीटा करेंगे तो ठीक है। कुल मिला के एंगल का डिफरेंस साइन के साथ, एक साइन अगर एक कॉस हो तो दोनों साइन हो तो कॉस का टर्म, मैग्नीट्यूड वैसे ही लिखना है ठीक है। तो पावर, ये बेसिकली हम एवरेज पावर की बात कर रहे हैं। दोनों कॉस हो तो तुम्हें कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। दोनों कॉस होने से क्या हो, वन कॉस वन क्या बोलते हैं कॉस स्क्वायर हो जाएगा, उसको कॉस 2 थीटा में कर सकते हो। बेसिकली हम एवरेज निकाल रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, लेकिन हम करते क्या है, हम करते हैं कि Vm sin ओमेगा टी और Vm sin ओमेगा टी माइनस थीटा जब मल्टीप्लाई करते हो ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हो जाता है 2 sin A इंटू साइन बी ठीक है। 2 sin A इंटू साइन बी को तुम खोलते हो किससे, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी ठीक है। तो इस तरह से करके कुछ चीज़ें कैंसिल होती हैं, बच जाता है cos फाई वाला टर्म। तो एक cos A प्लस बी वाला जो हो जाता है वो cos 2 ओमेगा टी का टर्म हो जाता है। फुल साइकिल के लिए वो एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है, तो cos फाई वाला बच जाता है। तो कुल मिला के हम वो इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं। अब इसमें जैसा अब ये है कि डायरेक्ट आ जा रहा है इसमें, तो इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ हम करते दोनों लगाते ये एवरेज लेते उसका जैसे करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ याद रख सकते हो ठीक है। कॉस का ऐसा कुछ नहीं आएगा तो हम कर लेंगे, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कर देंगे तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1 cos 2 थीटा का होता है, cos 2 ओमेगा टी का, उस तरह से चेंज कर लेंगे उसको। हाँ लेकिन ये अगर n ओमेगा टी है और ये m ओमेगा टी है तो 0 होगा एवरेज पावर ठीक है। मतलब ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन 2 cos 2 ओमेगा टी, या फिर ये साइन ओमेगा टी, ये साइन 2 ओमेगा टी, तो वो 0 होना है ठीक है। तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें तुम्हारे पावर मेजरमेंट के लिए। 2 वे फॉर्म दे दी होंगी और उसका एवरेज पावर बताइए। तो बेसिकली एवरेज पावर हम निकाल रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज पावर निकाल रहे हैं तभी हम ये इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन वाला हम एप्लीकेशन जो ये है यूज़ कर ले रहे हैं। तो बेसिकली हम ये यूज़ कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं बहुत सारे। कुछ सीरीज़ दे देंगे, पावर बताओ। इसको थोड़ा कम कर दो यार, गर्म लग रहा है, इसको 22-23 कर दो। इसको ध्यान रखना, एक जो हमने आरएमएस वैल्यू वाले की थी 1 + 2 sin थीटा ऐसा है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2/√2 का स्क्वायर, इस तरह से फिर अंडर लगा देंगे। अच्छा अब चलते हैं अपना एनर्जी मेजरमेंट के लिए। एनर्जी मेजरमेंट में हमको पता है एनर्जी मीटर पढ़ना है। इंडक्शन टाइप मीटर होता है, इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट है एनर्जी मीटर ठीक है। तो उसका एक डायग्राम मैं भी दिखा दूंगा। तो बेसिकली हमें उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत छोटा एक ही न्यूमेरिकल है उसका। तो एक सीरीज़ शंट कॉइल है, एक सीरीज़ कॉइल है, दोनों इंडक्शन का प्रिंसिपल है, बीच में उनके डिस्क होता है। दोनों के फ्लक्स जो इंटरेक्ट होते हैं, एडी करंट और फ्लक्स के इंटरेक्शन से वो टॉर्क मिलता है और डिस्क घूमता है ठीक है। और डिस्क का रोटेशन जो है किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, कितना वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि जो शंट मैग्नेट होता है वो वोल्टेज के क्रॉस होता है, और जो सीरीज़ कॉइल होता है, सीरीज़ मैग्नेट जो होता है वो करंट कॉइल है, एक तरह से लोड के साथ सीरीज़ में होता है। तो इसका मतलब करंट भी आ गया इसमें, करंट की वजह से फ्लक्स, वोल्टेज की वजह से फ्लक्स, दोनों की फ्लक्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और डिस्क जो है घूम रही है। तो कुल मिला के जो रोटेशन है उसका वो किसके प्रोपोर्शनल है, कितना पावर या एनर्जी कंज्यूम हो रही है ठीक है। तो इसलिए जो प्रैक्टिकल मीटर होता है, कैलकुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रैक्टिकल मीटर होता है, उसका मीटर कांस्टेंट एक दिया होता है
मीटर खरीदने जाओगे तो मीटर कांस्टेंट मान लो दिया हुआ है के मीटर कांस्टेंट है, ठीक है। तो तुमको अगर कैलकुलेट करना है कि कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, तो रिवॉल्यूशन से ही हम गेस करते हैं कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितनी यूनिट, जैसे हमारा यूनिट आती है ना, तो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, तो कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है तो कितना किलोवाट आवर कंज्यूम कर रहा होगा। तो एक बड़ा सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है इसमें कि जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू मीटर कांस्टेंट के इनटू एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी जो है वो होनी चाहिए किसमें, किलोवाट आवर में, और के जो होता है इसकी यूनिट भी होती है रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो सीधे दिख रहा है रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर है, इसमें किलोवाट आवर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिवॉल्यूशन ही बचेगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू मीटर कांस्टेंट इनटू ये, ठीक। के फिक्स, मीटर आपका जो मैन्युफैक्चरर दे रहा है मीटर कांस्टेंट वो फिक्स है, तभी तो आप गेस कर पाएंगे। एक के कोई वैल्यू एक फिक्स रहेगी ना, तो आप गेस करेंगे कि इतना रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। मान लो हम कहें कि 100 रिवॉल्यूशन कर रहा है, कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, जो यूनिट आपको देता है रीडिंग, तो वो रिवॉल्यूशन के बेस पे दे रहा है। पहले के इंस्ट्रूमेंट में, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जब पहले होते थे वो वाले, अब तो बीप हो गए ना, लाइट जलती है तो वो बीप के हिसाब से, वो रिवॉल्यूशन जो है वो बीप में कन्वर्ट हो गया, तो वो बीप के हिसाब से बताएगा कि कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है। तो मैं कह दूँ कि 100 रिवॉल्यूशन कर रहा है वो, ठीक है, एक पूरे मान लो 1 घंटे में ही कर लें, 100 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो कितना किलोवाट कंज्यूम कर रहा है, तो तुम इस मीटर कांस्टेंट से डिवाइड कर दोगे उसको 100 रिवॉल्यूशन को, तो आपका आ जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड। यही कर रहा होगा बेसिकली अंदर कैलकुलेशन, तभी वो यूनिट हमको दिखाता है। वो क्या कर रहा होगा, जो भी मीटर कांस्टेंट है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से डिवाइड कर देता होगा और यहाँ पे यूनिट दिखाता होगा, क्योंकि के तो फिक्स है। अब रिवॉल्यूशन कितना कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो तुम्हारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और किसके प्रोपोर्शनल है, वो एनर्जी कंज्यूम्ड के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक पिक्चर देखेंगे एनर्जी मीटर की, ये हमारा शंट कॉइल है, दिख रहा है, प्रेशर कॉइल जिसको बोलते हैं। ये सीधे देख रहे होगे सप्लाई के अक्रॉस है, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस है, तो इसमें जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ये देख रहे हो यहाँ से, ये लोड के सीरीज़ में है, ये करंट कॉइल है या सीरीज़ मैग्नेट बोलते हैं इसको, ये शंट मैग्नेट, ये सीरीज़ मैग्नेट। बीच में ये हमारा एल्यूमिनियम डिस्क है। एल्यूमिनियम डिस्क पे क्या होगा, इन दोनों फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, दोनों के फ्लक्स जाएंगे और एल्यूमिनियम डिस्क पे एडी करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एडी करंट और फ्लक्स के इंटरेक्शन से हमारा फोर्स और टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये घूमना शुरू करेगा, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स या ड्राइविंग कहाँ से मिला, इंडक्शन से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन से मिला, ड्राइविंग टॉर्क कह सकते हो। यहाँ एक ये ब्रेकिंग मैग्नेट लगा है, ये ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो आपका स्पीड जो है वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है एक तरह से कह लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि जो डिस्क है इसकी स्पीड अगर बढ़ानी है घटानी है, तो ये मैग्नेट को दूर ले जाओगे कि पास लेके आओगे, ये बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, ठीक है। तो इसको जब दूर लेके जाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी इसकी, इसको पास लेके आओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। किसके सेंटर से, डिस्क के सेंटर से जितना दूर ले जाओगे स्पीड कम होगी, डिस्क के सेंटर के पास जितना आएगा वो उतनी स्पीड उसकी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट एक नोट कर लेंगे, क्वेश्चन में भी हम लगाएंगे, उसमें भी हो सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें, एक ये कॉपर शेडिंग एक बैंड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या काम है, कॉपर शेडिंग बैंड का, कॉपर शेडिंग बैंड का काम है कि जो भी ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वोल्टेज कॉइल, वो इस तरह से अलाइन हो कि वो अप्लाइड वोल्टेज के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो बल्कि लिख लो ये सब सारी चीज़ें। रोल किसका किसका क्या है, शेडिंग कॉइल का ये डायग्राम तुमको हर जगह मिल ही जाएगा, रोल बल लिख लो। शेडिंग कॉइल का क्या रोल है, to align the flux produced by shunt coil in such a way, to align the flux produced by pressure coil in such a way that it is 90 degree
lagging to the applied voltage, that it is 90 degree lagging to apply voltage. A role of braking magnet is to control the speed of aluminum disc. ये डिस्क हमारी एल्यूमिनियम की होती है, तो इसमें दोनों पॉइंट दिमाग में आएंगे. रोल ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट इज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क. ठीक है, इसमें एरर्स भी आते हैं. एक वाट मीटर, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वाट मीटर में भी एक एरर आता था कॉइल कनेक्शन की वजह से. उसमें क्या होता था कि जो प्रेशर कॉइल है इसकी करंट की वजह से करंट कॉइल में एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता था. ठीक है, उससे मीटर गलत रीड करता था, पावर ज़्यादा रीड करता था, उस तरह का था. तो उसको कैसे करते हैं, तो कंपनसेटिंग वाइंडर लगाते हैं प्रेशर कॉइल के सीरीज़ में. तो वो क्या करता है, जो इस प्रेशर कॉइल की करंट की वजह से वहाँ करंट कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसको नलीफाई करता है जस्ट. ठीक है, वो नलीफाई कर देगा तो सिर्फ करंट कॉइल में करंट कॉइल की करंट की वजह से ही फ्लक्स रहेगा. तो वो चलो फिर से क्वेश्चन में भी आएगा, करेंगे डिस्कस. इसमें एक आध चीज़ें और क्या होती हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा एक होता है क्रीपिंग एरर. लिखेंगे क्रीपिंग एरर. क्रीपिंग एरर, क्रीपिंग एरर क्या होता है कि कई बार, पहले तो लिख लेंगे क्रीपिंग एरर क्या होता है. ये जब आप वोल्टेज लिख लेंगे, प्रेशर कॉइल एनर्जाइज्ड है, प्रेशर कॉइल इज एनर्जाइज्ड एंड देयर इज नो करंट इन करंट कॉइल. मतलब एक तरह से कह लीजिए लोड नहीं है, बट देयर इज नो करंट इन करंट कॉइल. ठीक है, तो एट दिस कंडीशन ऑल्सो योर डिस्क इज रोटेटिंग. At this condition also your disk is rotating. ठीक है, मतलब क्या कि प्रेशर कॉइल तो एनर्जाइज है, मतलब वोल्टेज तो लगा हुआ है. करंट कॉइल में करंट नहीं है, इसका मतलब लोड नहीं लगा हुआ है. तो लोड नहीं लगा हुआ है इसका मतलब पावर कंज्यूम नहीं हो रही है, एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है. और एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है तो क्यों घूम रहा है, ये नहीं घूमना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन डिस्क जो है रोटेट कर रहा है, तो एरर है ये. इसी को क्रीपिंग एरर कहेंगे. तो पहले ये समझ लेंगे क्रीपिंग एरर क्या है और ये हुआ किस वजह से, वजह लिख लेंगे. क्रीपिंग एरर, रीज़न फॉर क्रीपिंग एरर, फॉर ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शनल एरर. ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शनल एरर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में आता है. तो क्या होता है ना, उनको लग रहा होगा कि फ्रिक्शन डिस्क को घूमने में थोड़ा फ्रिक्शन होगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए है कि यह फ्रिक्शन ना हो, मैंने एक शेडिंग रिंग लगा दिया वहाँ. ठीक है, ताकि वो फ्रिक्शन ना रहे, मस्त घूमे. लेकिन इतना ज़्यादा वो ओवर कंपनसेट हो गया कि वो फर्जी भी घूम रहा है, लोड नहीं लग रहा है तब भी थोड़ा घूम रहा है. तो यही क्रीपिंग है. और वजह क्या है क्रीपिंग का, ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शनल एरर. रिमूव कैसे करेंगे, रिमूवल, क्रीपिंग एरर रिमूव करने के लिए ये डिस्क में हम इसके चारों तरफ फेरी पे होल्स करते हैं. डिगिंग होल्स ऑन द फेरी ऑफ डिस्क, मेकिंग होल्स ऑन फेरी ऑफ डिस्क. ठीक है, तो ये क्रीपिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये तीनों पॉइंट जो है इसके क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं. एक तो क्रीपिंग एरर क्या है, किसकी वजह से है और कैसे उसको रिव्यू करेंगे. ठीक है, और एक पॉइंट ये ब्रेकिंग मैग्नेट वाला आता है कि इसको दूर ले जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, पास ले जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी. ये बिल्कुल ध्यान में रहे. ठीक है, बाकी सब दिख ही रहा है कि करंट कॉइल हमारा लोड के साथ सीरीज़ में है और जो ये प्रेशर कॉइल है वो वोल्टेज के अक्रॉस है. ठीक है, सप्लाई के अक्रॉस है. ठीक है, बाकी इसका काम क्या है, ये भी आता है क्वेश्चन, शेडिंग रिंग का है कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक कॉइल वो सप्लाई वोल्टेज के परपेंडिकुलर हो जाए, इस वजह से तो वो अलाइन करता है. ठीक है, तो ये थ्योरी तुम्हारी कंप्लीट है, लगभग इतनी ही थ्योरी आती है. और न्यूमेरिकल के नाम पे तुम्हारे पास सिर्फ ये अगर फॉर्मूला तुमको मालूम है तो इसी पे तुम्हारा काम हो जाएगा. ठीक है, सिंगल एक ही एक फॉर्मूला है, इस पे
इसी पे इसी के इर्द गिर्द तुम्हारा न्यूमेरिकल आता रहेगा। अभी कभी देगा कुछ वोल्टेज करंट दे देगा, पूछेगा इतने घंटे में कितना स्पीड से चलेगी, ठीक है, अरे इतने घंटे में कितना रिवॉल्यूशन कर लेगी, ये पूछ लिया। कई बार क्या रिवॉल्यूशन देगा और तुमको ये सारी चीज़ें भी देंगी, ठीक है, और पूछेगा एरर बताओ। तो एक गिवन रिवॉल्यूशन है और एक तुम्हारे कैलकुलेशन के हिसाब से रिवॉल्यूशन क्या आया, फिर दोनों का वही मेजर्ड माइनस ट्रू बाई ट्रू करके एरर निकाल लेंगे। तो एरर वाले क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसमें तो नहीं आने चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। लेकिन अब बाकी एग्जाम में, अच्छा ए एग्ज़ाम हुआ चाहे हमारा गेट एग्जाम हुआ, तो उसमें एरर वाले क्वेश्चन भी आते हैं। फैंटम लोडिंग में हम बेसिकली यही करते हैं, फैंटम लोडिंग करते हैं। अच्छा एक चीज़ और आती है इसमें, फैंटम लोडिंग जो है उसमें क्या करते हैं, क्या होता है। तो क्वेश्चन सिंपल होता है कि फैंटम लोडिंग है, इसका मतलब नाम ही उसका फैंटम है, मतलब वर्चुअल लोडिंग है। तो उसमें हम क्या एक्चुअल लोड नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें एक्चुअल लोड नहीं लगा रहे हैं, उसकी वजह से फिर हम लोग देख रहे हैं। तो जब एक्चुअल लोड नहीं लगा तो कुछ एरर उसमें आएगी। तो ये भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं। चलो क्वेश्चंस देखेंगे जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन यही आ गया, पावर इन डीसी सर्किट इज मेजर्ड बाय वीए मेथड, एबी मेथड, कल पढ़ा था ये। फॉर इक्वल एरर इन मेजरमेंट इन बोथ मेथड, बताओ। सी है, दिख रहा है कल, सीधे सीधे, ठीक है। प्रेशर कॉइल डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर, एक मिनट, इसको गलत दिया होगा ये, इसको कर लो रेजिस्टिव। ये दोनों डिफरेंस हमने कहा था। वाट मीटर में जो होगा प्रेशर कॉइल, वो हमने कल एजम्पशन लिया था हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए, ठीक है। और उसी टाइम मैंने बताया था कि जब एनर्जी मीटर की बात करेंगे तो वो हाईली इंडक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो हाईली रेजिस्टिव और हाईली इंडक्टिव, एक करेक्ट हो गया। ये इन इलेक्ट्रोडायनामिक वाट मीटर इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्रेशर कॉइल इज इतना, करंट थ्रू द करंट कॉइल इज इतना, मीटर रीड्स। ए 250 VI/2 सीधे हो जाना है, तो 1000/2 500 और cos 60.5 होता है 250 सीधे। ये देखो, इज द टॉर्क विच रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व द डिस्क ऑफ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड मैनेज करने का काम किसका है, ब्रेकिंग टॉर्क, जो हमारा मैग्नेट कर रहा है वो। द डिस्क ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई एनर्जी मीटर इज मेड अप ऑफ, मैंने नाम लिया अभी, एल्यूमिनियम डिस्क, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा लगा हुआ है वाट मीटर, करंट कॉइल किसी एक फेज में लगी हुई है, ये दो लाइन के बीच में लगा हुआ है प्रेशर कॉइल, तो रिएक्टिव पावर बताना है, ठीक है। तो एक वाट मीटर की जो भी पावर मेजरमेंट आता है, VL, IL, साइन थीटा अगर आता है, तो उसमें हम सीधे क्या करेंगे, √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा रिएक्टिव पावर। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत टिपिकल है, ओमेगा W जो है उसमें √3 हमको मल्टीप्लाई करना है। चलो ये देखेंगे, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, द फिनोमेना ऑफ क्रीपिंग अकर्स व्हेन, कौन सा एनर्जाइज, कौन सा एनर्जाइज रहता है, प्रेशर कॉइल एनर्जाइज होता है, करंट कॉइल में कोई करंट नहीं होती है और ओवर कंपनसेशन कर रहे हैं, तो हमारा ये B, ठीक है।
इन एनर्जी मीटर द स्पीड ऑफ मीटर डिस्क ऑन फुल लोड इज केप्ट द लोवेस्ट पॉसिबल इन ऑर्डर टू। स्पीड का जब भी जिक्र करेगा कैसा भी, हमेशा ऑप्शन हमारा ब्रेकिंग टॉर्क की तरफ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। सिंगल फेज 240 वोल्ट इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, ये मीटर कांस्टेंट है 600 रिवॉल्यूशन पर किलो वाट आवर। फॉर द लोड करंट इतना, पावर फैक्टर इतना, लैगिंग स्पीड ऑफ द डिस्क इन आरपीएम इज। बताओ। वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, पावर फैक्टर सब दिया हुआ है। ग्यारह सौ बावन क्या आरपीएम? ग्यारह सौ बावन तुम्हारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आया होगा, स्पीड पूछा है ये। तो स्पीड क्या होगा? रिवॉल्यूशन पर मिनट। स्पीड ही होगा ना आरपीएम में, अगर देखें तो रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन तुम्हारा आ गया 1152, तो पर मिनट के लिए क्या है 60 से डिवाइड कर दो। इसीलिए 1152 दिया भी है ऑप्शन कि तुम मारो आगे बढ़ो, लेकिन ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करोगे वी आई कॉस फाई तुम्हारा है, फिर उसके बाद 1 मान लो आर, वो हो गया एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, मीटर कांस्टेंट दिया हुआ है, तो मीटर कांस्टेंट एनर्जी कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, वो आया 1152। लेकिन स्पीड पूछा था, सिर्फ रिवॉल्यूशन पूछा तो 1152 आंसर था। स्पीड पूछा है तो रिवॉल्यूशन पर मिनट 60 से डिवाइड कर दिया 19.2। ठीक है, 1 आवर के हिसाब से हमारा रिवॉल्यूशन था, तो मिनट के हिसाब से देख लिए स्पीड। अच्छा, ये देखेंगे एनर्जी मीटर ये हो गया। चलो, जहाँ स्पीड की बात करें वहाँ ब्रेकिंग लगा देना है। ठीक है, इधर आ जाओ। डीसी एनर्जी के लिए इंडक्शन तो एसी है, डायनेमोमीटर भी हमारा एसी था। एम्पियर आर मीटर होता तो शायद हम डीसी सोचते, एम्पियर मीटर है, सोचना नहीं है, तो सीधे बचा थॉमसन वाट आर मीटर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ द प्रेशर कॉइल द ईडीएम वाट मीटर रीड्स लो। बताओ, ये कल ही डिस्कस किया ना, एरर ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल कर रहे थे। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए किया पहले,
फिर लीडिंग पावर फैक्टर के लिए क्या था, लैगिंग में पॉजिटिव आ रहा था एरर, लीडिंग के लिए नेगेटिव आ रहा था। इसका मतलब लैगिंग में आप ज़्यादा मेज़र कर रहे हो तभी तो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि मेजर्ड माइनस ट्रू होता है, ठीक है। लैगिंग लोड के लिए ज़्यादा मेज़र कर रहे हो और लीडिंग लोड के लिए कम मेज़र कर रहे हो, तो ऑप्शन कौन सा है, रीड्स लो ऑन, लो मतलब कम किस में कर रहा है मेज़र, कम तो रीडिंग में कर रहा है। लीडिंग में कर रहा है, तो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए कम, लैगिंग के लिए ज़्यादा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाटमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ईएमएमसी था नाम ही उसका, वो है तो सीधे सीधे म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे ही था। सबसे पहले प्रिंसिपल डिस्कस किया था हमने उसका पहले दिन। सी पार्ट, पावर इन ए सिंगल फेज सर्किट मेजर्ड बाय वाटमीटर शोन बिलो। कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। पर्पज ऑफ कनेक्टिंग कैपेसिटर इज टू रिड्यूस एरर ड्यू टू coil connection, to eliminate the error due to pressure coil inductance, to eliminate error due to current coil inductance, error of stray capacitance, ठीक है। तो असल में प्रेशर कॉइल में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर कॉइल का जो इंडक्टेंस है उसकी वजह से एरर आता है। एरर तुम्हारा उसी की वजह से है, वही पढ़ा है हमने। तो प्रेशर कॉइल में कॉइल इंडक्टेंस को रिमूव करने के लिए वो कैपेसिटर हम कहाँ लगाते हैं, प्रेशर कॉइल के जो साथ में रजिस्टर लगा हुआ है हाईली रेजिस्टिव, उसके पैरेलल में। लोकेशन भी पता चल गया। फॉर्मूला यहाँ भी वही होगा जो हम रेंज ऑफ एक्सटेंशन में पढ़ रहे थे। अगर तुमको पूछ ले सी की वैल्यू क्या होगी, तो 0.41 इंटू एल, जो भी LSH LPC आ गया तुम्हारा, डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, जो VRS लगा हुआ है RP, ठीक है। तो ये याद कैसे रखोगे, टाइम कांस्टेंट ही बराबर कर रहे हैं बेसिकली हम। L/R इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट होता है, RC होता है कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट, इसलिए ये 2 R है, एक R उधर चला जाएगा RC हो जाएगा, एक L/R बच जाएगा, एक भी 0.41 याद रख सकते हैं, ठीक है। याद रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कट गया थोड़ा सा, देखेंगे। The power in 3-phase circuit is measured with the help of 2 wattmeter. The reading of the wattmeter is positive and the reading of other is negative. The magnitude of reading is different. Calculate that the power factor of the circuit is. एक पॉजिटिव रीड कर रहा है, एक नेगेटिव रीड कर रहा है, और रीडिंग जो है वो भी डिफरेंट है। तो पावर फैक्टर का रेंज क्या होगा। रीडिंग अगर सेम होता तो क्या आता पावर फैक्टर, रीडिंग सेम होता मैग्नीट्यूड, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव करता तो क्या आता, कल कर रहे थे ना ये फॉर्मूला, सट से लिखो तुरंत, क्या इससे क्या सोचते रहते हो। फॉर्मूला याद है पावर फैक्टर वाला ना, tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, फाई का फॉर्मूला। उसमें देख के जज करो कि पहले अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक W रीड कर रहा है एक माइनस W कर रहा है, तो पावर फैक्टर कितना आएगा।
टेन इनवर्स इन्फाइनाइट ना, तो कितना होता है वो 90 डिग्री होता है, तो पावर फैक्टर कितना हो गया 0। तो 0 होगा अगर एक प्लस एक माइनस रीड करेगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अलग है, तो कितना होगा 0.2 लीडिंग, यूनिटी ग्रेटर देन 0.5 लैगिंग, लेस देन 0.5 लैगिंग। लैगिंग तो होगा ही, इंडक्शन की बात कर रहे हैं हम, लीडिंग का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब तुमको मालूम है कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था तो 0 आ रहा था, मतलब 90 आ रहा था एंगल ना। सेम अगर नहीं भी हुआ, ठीक है, तो भी नीचे माइनस होंगे दोनों चीज़ें, तो नीचे मतलब बहुत छोटा ही होने वाला है कुछ, ठीक है। तो एंगल कंप्लीट 90 ना आया तो कुछ 90 के आसपास ही आएगा, तो 0 नहीं होके 0 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 0.5 से तो कम ही रहेगा। 0.5 कब होगा, जब एक बंद हो जाए, ठीक है। तो एक बंद हो जाएगा अगर, तो नीचे सिर्फ एक रीडिंग आएगी W। ऑब्वियस सी बात है कि W जो रीडिंग है वो बड़ी होगी W1 माइनस W2 से, ठीक है। तो इसका मतलब 0.5 तक तो नहीं पहुंचेगा और 0 से कुछ ऊपर रहेगा, तो लेस देन 0.5 लैगिंग। तो ये सब तुमको चीज़ें गेस करनी है। तुमको क्या पता है, तुमको एकदम एक एक इंस्टेंट का पता है कि भाई दोनों अगर नेगेटिव हो जाएं, सेम मैग्नीट्यूड है, तो हमारा 0 आएगा। एक बंद हो जाए एक चालू रहे तो 0.5 आएगा, ठीक है। तो उसके बीच में तुमको गेस करना है कि भाई ये नेगेटिव वाला है, तो नीचे का कोई पोर्शन होगा जो डिनोमिनेटर होगा W1 माइनस W2 हो जा रहा है, क्योंकि एक माइनस रीड कर रहा है, तो वो कम हो रहा है। और उसके कंपेरिजन में सिर्फ एक ही रीडिंग लिखूँ मैं, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा रहेगा। उसमें से कुछ घटाने के बजाय मैं सिर्फ एक ही रीडिंग लिखूँ तो ज़्यादा रहेगा वो, तो वो इसका मतलब 0.5 से इधर ही है, 0 से आगे है। नीचे 2 वाटमीटर मेथड है, पावर मेजरमेंट है, सीधे सीधे पावर फैक्टर पूछ लिया है। फॉर्मूला कौन सा है सी √3 W1 माइनस W2 1 W बस W2, ठीक है। इधर आ जाओ, रीडिंग ऑफ वाटमीटर एंड एमीटर इज 1 किलोवाट और 10 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। सर्किट का पावर फैक्टर बताना है। कितना पावर फैक्टर कितना आ रहा है? जीरो 0.2। देखो ऑप्शन भी है,
ऑप्शन भी नहीं है 0.2। वी आई कॉस फाई ही रीड करेगा ना वाट मीटर, ये आ रहा है 0.86 आ रहा है। 0.86, तो वी आई कॉस फाई करेगा, क्योंकि जो वोल्टेज कॉइल है वो सेम फेज में है, फेज वोल्टेज दे रहा है, ठीक है, आर एन न्यूट्रल के बीच में है, ठीक है, और ये फेज करंट है, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा वाट मीटर क्या रीड करता है, करंट कॉइल में जो करंट है और प्रेशर कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है, तो प्रेशर कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, करंट कॉइल में करंट, वाटमीटर की रीडिंग क्या होगी, वाटमीटर की रीडिंग में करंट कॉइल में करंट, दैट इज कितना था, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज, प्रेशर कॉइल कहाँ से कहाँ के, यहाँ से है, मतलब फेज वोल्टेज है, ये तुमको दिया है लाइन वोल्टेज, तो स्टार में क्या होता है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज बाई √3, तो इसका मतलब जो वोल्टेज है वो है 200 बाई √3, और फिर क्या होता है, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो तुम देख रहे हो करंट भी फेज करंट है, वोल्टेज भी सेम फेज का वोल्टेज है, तो उनके बीच में वही होता है एंगल, पावर फैक्टर एंगल जो है, तो इसका मतलब कॉस फाई, ठीक है। और ये तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 1 किलोवाट, कर लेंगे, ये 1 किलोवाट था, तुम्हारा 1000 दिया हुआ था ये, ठीक है। तो √3/2 हो गया कॉस फाई, तो वही 0.86, ठीक है, ऐसे ही कहते। चलो इधर आ जाओ। What is the number of wattmeter required to measure the power for a polyphase system containing n conductor? तो n फेज n वायर है तो n-1 वाटमीटर लगेंगे ब्लॉन्डेल्स थ्योरम के हिसाब से, ठीक है, बैलेंस्ड हो चाहे अनबैलेंस्ड हो। 2 wattmeter method, the reading of the 2 wattmeters are 500 watt 500 watt respectively. The load power factor in the balance 3 phase 3 wire circuit. ठीक है, 2 wattmeter मेथड ही है, तो दोनों का सेम है, तो कितना आएगा पावर फैक्टर, सेम रीड कर दे तो यूनिटी आएगा, ऊपर ही W1 माइनस W2 0 हो गया, tan इनवर्स 0 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, तो ये हमारा ए पार्ट यूनिटी हो गया, ठीक है। इधर आ जाओ, 2 wattmeter method, the power calculation by 3 phase balanced star connected system. What is the power factor of the system if the one of the wattmeter shows negative reading, other is shows positive reading? अभी डिस्कस किया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव करे तो पावर फैक्टर 0.5 से लेस, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 0.5, ठीक। कई बुक्स में पता है ये ऑप्शन दे दिया है, कई क्या इसी में जहाँ से मैं ले रहा हूँ ये ग्रेटर देन 1, अब ऐसा नहीं गलती से ऑप्शन डी हो गया है, क्या होता है ना कि ऑप्शंस खाली लिखे हुए हैं आंसर्स में तो गलत से हो सकता है डी हो गया, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है कि चूँकि एक वाटमीटर नेगेटिव रीड कर रहा है तो पावर जो है रिवर्स इंजेक्ट होगी, इसलिए ग्रेटर देन 1। तो क्या लगता है तुमको, सही कह रहा है, हो सकता है क्या, ऐसे लिखा है बुक में, लिखा है एक नेगेटिव यूज रीड कर रहा है तो पावर जो है रिवर्स इंजेक्ट हो रही है, तो हमारा पावर फैक्टर 1 से ज़्यादा होना चाहिए ऐसे कंडीशन में। तुम्हारा विवेक क्या कह रहा है, माने उसको कि एकदम सिरे से खारिज करें, हैं खारिज कर दें, क्यों, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताओ कोई एकदम,
जिसको कोई काट ही ना सके। किसी को खारिज करना है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पॉइंट होता है ना। आजकल रिव्यू सिस्टम पढ़ रहे हो ना, अंपायर को जो हटाना है तो बहुत एविडेंट मिलना चाहिए, कंक्लूसिव एविडेंट। DRS ले लिया है, तुमको बताना है कंक्लूसिव एविडेंट कुछ। बात कर रहे हैं पावर फैक्टर की, cos फाई, तो cos फाई 0 से 1 ही जा सकता है ना, उसके बाद कहाँ चला जाएगा? cos फाई तो 0 से 1 में ही रहता है ना, कितना भी वैल्यू बढ़ा लो फाई की, cos फाई तो 0 से 1 में ही रहेगा, वो तो रेंज ही उतनी है। तो ग्रेटर देन 1 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कहीं से भी कुछ भी कंडीशन आ जाए, पावर कहीं फ्लो हो जाए, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या उसके बीच में होगा, क्योंकि है ही cos फाई पावर फैक्टर। तो फिर हमको कहाँ इतना लोड लेना है, तो ये गलत हो जाएगा सीधे। मुझे लगता है ये कंफ्यूज हो गए होंगे किससे, स्लिप से। स्लिप का जैसे टर्म आता है ना कि पावर जब इंजेक्ट होने लगती है जनरली, तो आपका जनरेटर की तरह काम कर रहा है, तो स्लिप होता है ना NS माइनस NR/NS, तो NR जो है नेगेटिव हो जाएगा। अरे नेगेटिव कह रहे हैं, जनरेटर ज़्यादा हो जाएगा तो भी गलत है, तो भी स्लिप नेगेटिव हो जाएगी हमारी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम घुमा दें तब जाके स्लिप ग्रेटर देन 1 होता है। NR की डायरेक्शन चेंज कर दें तो NS + NR हो जाता है वो, और फिर स्लिप जो है ग्रेटर देन 1। जनरेटर की तरह काम करेगा तब भी स्लिप हमारा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द पावर इन वेरी हाई वोल्टेज सर्किट विद लो रेटिंग वॉटमीटर? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, सीधे सीधे हमारे पास वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कम कर देता है वोल्टेज। करो मेजर आराम से हाई वोल्टेज को भी। ठीक है, इस पर आ जाते हैं। What is the reading in kilowatt of both the wattmeter when the measuring the power of 3-phase 3-wire system having an input 5 kilowatt and power factor इतना? दोनों वाटमीटर की रीडिंग पूछा है। तो इसको दो अप्रोच से करते हैं। एक तो लोग ये कहते हैं कि भाई पावर जो मेज़र होती है 3-phase 3-wire में 2 वाटमीटर मेथड ही होता है, तो जो पावर एवरेज पावर होती है वो होगा आपका √3 VI cos फाई, और वो होता है W1 + W2। ये क्या था हमने, तो इसका मतलब W1 + W2 तुमको दिया हुआ है 5 किलोवाट। ठीक है, और पावर फैक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब cos of tan इनवर्स √3 W1 - W2 W1 + W2 ये भी दिया, वहाँ से W1 - W2 मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व करके W1 W2 मिल जाएगा। ऐसा एक अप्रोच है। और एक अप्रोच सीधे सीधे भी है कि W1 की रीडिंग हमको पता होती है, क्या होता है, क्या VLIL cos 30 + थीटा, एक का होता है VLIL cos 30 - थीटा। ठीक है, अब चूँकि थीटा जब पावर फैक्टर 0.86 है तो थीटा कितना हो गया, 30 हो गया। cos 30 होता है ना √3/2, थीटा 30 है। ठीक है, इसका मतलब एक वाटमीटर रीड क्या करेगा, VLIL cos 30 + 30 cos 60, मतलब VLIL/2 करेगा। और दूसरा क्या करेगा, VLIL cos 30 - 30 0 cos 0 1। तो एक रीड करेगा VLIL, एक रीड करेगा VLIL/2। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे का आधा आधा। तो ऐसा किस में है, इसी में है, काम खत्म। तो ये भी अप्रोच देखना है।
ठीक है। जैसे हमने गेस किया ना भाई, ये कब आ रहा था हमारा 0.866, तो जब एक दूसरे का दुगना कर रहा था, ये हमने देखा है पावर फैक्टर वाले उससे फॉर्मूले से। तुमने यही देखा है, ऑप्शन चेक किया, आगे बढ़े। अब लगे 2 इक्वेशन सॉल्व करने, W1 W2 निकालने, तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीधे W1 W2 ही निकाल दें, या तो हम सीधे पावर फैक्टर से जज कर लें। और ना होता अगर ऐसा कि किसी में ऐसा ना देता या सब में दे देता डबल डबल, सब में एक दूसरे के डबल होते, फिर क्या करते आप, VLIL और VLIL/2 तक तो पहुँच ही गए थे। तो आपको VLIL करना था, तो आपको मालूम है कि 5 किलोवाट क्या है, √3 VLIL cos phi। यहाँ से आप VLIL निकाल लीजिए, ठीक है। तो VLIL हो जाती है W1 की रीडिंग और VLIL/2 हो जाती W2 की रीडिंग, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अभी ऑप्शन में ही ऐसा नहीं है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डबल हैं दोनों एक दूसरे के, तब तो ठीक है, मार के निकल गए ऐसे। और सब में ऐसा दिया होता, सारे एक दूसरे के डबल हैं, तो फिर हम यहाँ तक पहुँच गए थे। VLIL एक की रीडिंग आ रही थी, एक की VLIL/2, तो VLIL पहले देख लेंगे यहाँ से कि √3 VLIL cos phi 5 किलोवाट है। यहाँ से VLIL फाइंड कर लिया और दोनों की रेटिंग कर दी। क्लियर? तो ये अप्रोच आपको देखना है, शॉर्टेस्ट क्या होगा। ऑप्शंस भी हमेशा देखने हैं, इसलिए बराबर। ये नहीं कि अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया बस बैल की तरह शुरू हो गए, ये लगा दें, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दें। ये कई बार ऐसा करते हैं लोग, इसी में टाइम वेस्ट होता है। वो चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन दो जिसमें दिमाग सीधे उधर चला जाए और लोग लगाएं उसको, टाइम वेस्ट करें, 2-4 क्वेश्चन का समझ जाए। ठीक है, ये देखो सेम फेज 3 वायर सिस्टम हैविंग इनपुट 7 किलोवाट, पावर फैक्टर 1, दोनों वाटमीटर की रेटिंग बतानी है। वन कब आता था? दोनों इक्वल होते थे। दोनों इक्वल किस में है? सी में। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टाइम तुमको बिल्कुल खपाना ना पड़े, लेकिन दिया इसलिए तुम खपाओ। तुम लगे अपना फॉर्मूला W1 W2 निकालने, ध्यान नहीं दिए तो इतना अगर हमको ध्यान है, सीधे हमको ऑप्शन मार के आगे। तो कितना समय लगेगा तुमको? 10 सेकंड लगेगा बस। और खा के तुम अगर इसमें 5 मिनट, तो समझो 5-7 क्वेश्चन गया। तो कई बार लड़के निकलते हैं बाहर, कहते हैं कि बहुत लेंथी पेपर आ गया, 1 घंटे का था, इसमें इतना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे दिया, बहुत हैवी। तो ज़्यादा होता नहीं। आप ट्रिक नॉर्मल अगर शॉर्टकट से सोचोगे और सही जगह इम्पैक्ट करोगे तो आप भी जल्दी कर लोगे उसको। वो किससे आएगा? प्रैक्टिस से। तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें घूमने लगेंगी, जब आने लगेंगी तो देखते ही तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें तो ये है दिक्कत। चलो, पावर कंज्यूम्ड बाय ए बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड 3 फेज लोड इज मेजर्ड यूजिंग 2 वाटमीटर मेथड। ठीक है, फेज वोल्टेज फेज करंट दिया हुआ है। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन रीडिंग W ऑफ द 2 वाटमीटर मेथड इफ द पावर फैक्टर ऑफ सिस्टम इतना। दोनों का डिफरेंस पूछा है, W1 माइनस W2। हम्म, 3048 कैसे? इनका पहले जो VIL cos phi से फाइंड करनी और फेज करंट √3 से VI की वैल्यू देते हैं प्लस cos W1 माइनस W2 पूछा है ना, डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ वाट मीटर्स। दोनों वाटमीटर की जो भी रीडिंग आएगी उनका डिफरेंस पूछा है। तो एक अप्रोच दिमाग एक कहेगा क्या कि अभी हमने पढ़ा कि W1 की रीडिंग है VLIL cos 30 प्लस थीटा, एक का है VLIL cos 30 माइनस थीटा। तुम W1 W2 दोनों निकालोगे हैं, फिर उसके बाद W1 माइनस W2 करोगे, इसमें समय खपाओगे। एक अगर तुमको सीधे याद है कि W1 माइनस W2 हमारा क्या था, VLIL sin थीटा आया था ना। इसे मैंने तीनों चीज़ कहा था याद करने के लिए, W1 प्लस W2 √3 VLIL cos phi, W1 VLIL cos 30 प्लस थीटा, W2 VLIL cos 30 माइनस थीटा, और W1 माइनस W2 क्या था, VLIL sin थीटा। ठीक है, तो VLIL sin थीटा स्टार कनेक्टेड है क्या?
स्टार कनेक्टेड, तो आई फेज जो है वही आई एल होगा, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे जो वी फेज है उसको √3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो यहाँ क्या करना है हमको, W1 माइनस W2 जो है वो है VL IL साइन थीटा या साइन फाई, ठीक है। तो VL नहीं, हमको फेज़ वोल्टेज दिया हुआ है, फेज़ वोल्टेज, ये सब ध्यान देना है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें। फेज़ वोल्टेज दिया है तो स्टार कनेक्शन है तो √3 टाइम्स VL जो होता है √3 टाइम्स ऑफ फेज़ वोल्टेज होता है, तो √3 टाइम्स ऑफ 220 इंटू IL सेम है, फेज़ करंट फेज़ लाइन करंट सेम होती है स्टार में, तो 10 एम्पियर। और पावर फैक्टर कितना दिया है, 0.8 लैगिंग, cos फाई 0.8 दिया है, तो साइन फाई आपका 0.6 हो गया। आंसर हो जाएगा, कितना आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इधर आ जाओ, 3 फेज 1110 मोटर हैज़ अ पावर फैक्टर ऑफ इतना, 2 वाट मीटर कनेक्टेड, मेजर द टोटल इनपुट ऑफ 50 किलोवाट, कैलकुलेट द रीडिंग इन किलोवाट ऑफ ईच वाट मीटर, ठीक है। पावर फैक्टर 0.5 है, बताओ। क्या करने लगे इसमें, W1 W2 के लिए अलग अलग से सर बी 100 एंड 50 थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी थोड़ा कभी यूज़ कर लिया करो आंसर बोलने से पहले। जब टोटल इनपुट ही 50 है और तुम 150 रीड कर दिए, W1 प्लस W2 ही तो टोटल देगा पावर, ये तो मालूम था। W1 प्लस W2 टोटल पावर देगा, तो टोटल पावर किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन तो ऐसा है जिसको दोनों जोड़ने में 50 आएगा। अब जब इनपुट ही 50 से 50 जाता तो यू रीड करेगा नहीं, मार बुद्धि लगा दी उसने। ये हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रीड कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो उस हिसाब से 150 ठीक भी है, उस हिसाब से 150 ठीक भी है। हो सकता है एक W1 हो और प्लस W2 करें, एक नेगेटिव रीड कर रहा हो, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन पावर फैक्टर क्या कह रहा है, 0.5 कब होता था, जब एक रीड करे एक ना करे। तो हमारे कॉमन सेंस से सबसे पहले हमारा 2 ही ऑप्शन आना चाहिए था, एक सी और एक बी। किससे भाई, 50 किलो इनपुट है तो टोटल W1 प्लस W2 50 ही आना चाहिए। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि इसमें हो सकता है एक नेगेटिव हो, 50 आएगा। तो यही दोनों थे, दोनों तो सीरियस खारिज होने चाहिए थे, ठीक है। अब उसके बाद हमने पावर फैक्टर देख लिया 0.5, तो वो तो तभी आता था जब एक रीड कर रहा है एक नहीं। इस तरह से अप्रोच करना है, सीधे लगे नहीं W1 W2 में फॉर्मूला cos 30 प्लस
कि ये पावर वाट मीटर की पावर इसलिए मैं कह रहा था ना कि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि इसमें ऐसा रहता है थोड़ा सा ट्रिक, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहता है या फिर थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम रहता है, वो अपना बैल की तरह उसमें समय ख़राब करता है। होता है बहुत काम, 10 सेकंड का ही है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये बताइए, फेज एंगल बताना है। एक 200 कर रहा है, एक 1200 कर रहा है। इसमें क्या देख रहे हो तुम? तो इसमें थोड़ा फेस एंगल का फेज एंगल क्या था? फेज एंगल फॉर्मूला लिखे थे ना, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपन W1 प्लस W2, दोनों W1 W2 दिया है, करो सट से। फेज एंगल का सीधा फॉर्मूला हमारा है 10 इनवर्स √3 W1 माइनस W2 W1 प्लस W2। कैलकुलेशन वही देखो, कल से लेके बैठा है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे लगते रह जाओगे, है कुछ नहीं इसमें, फॉर्मूला में डालना है। अब इतना समय खाओगे तो कैसे निकलेगा कंपटीशन।
नहीं आ पा रहा है क्या? अगर रेडियन टाइप से आ रहा हो तो डिग्री में चेंज करके देखो 180/पाई। ये आ रहा है पर माइनस में आ रहा है। ठीक है, चलेगा। चलेगा ये। अब बताओ, डिटरमाइन द रीडिंग इन किलोवाट ऑफ बोथ द वाटमीटर। टोटल पावर इतना, पावर फैक्टर 1। सी हो गया, पावर फैक्टर है भाई 1, तो सेम होना है। ठीक है, टू वाटमीटर मेथड, इफ द बैलेंस्ड लोड इज रेजिस्टिव देन द रिलेशन बिटवीन टू वाटमीटर विल बी। लोड रेजिस्टिव हुए तो पावर फैक्टर कितना? रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर कितना होता है? पूरा बेसिक ही हिल गया है, हिला हुआ है। रेजिस्टिव लोड पे में क्या होता है? वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, ये मालूम है ना। रेजिस्टेंस में जैसे मतलब पावर फैक्टर एंगल 0, पावर फैक्टर 1। रेजिस्टिव लोड का यूनिटी होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है? वाटमीटर के हिसाब से W1 = W2 A पार्ट। सब आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब तुम्हारा बेसिक अगर उसमें हिल जाएगा तो मुश्किल है फिर। रेजिस्टिव लोड दिमाग में आते हैं सीधे यूनिटी पावर फैक्टर। प्योरली इंडक्टिव लोड कह दे कोई तो कैसा रहेगा ये ऑप्शन? प्योरली इंडक्टिव में कितना हो जाएगा पावर फैक्टर? इंडक्टिव में पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? प्योरली इंडक्टिव में क्या होता है? वोल्टेज करंट का क्या रिलेशन है? करंट ब्लैक करती है कितने से? 30 डिग्री 30 डिग्री एंगल से? अरे बाबा 90 डिग्री से ना। प्योरली इंडक्टिव की बात कर रहे हैं ना, तो 90 से लैग कर रही है तो cos 90 हो गया पावर फैक्टर, यानी 0। तो 0 पावर फैक्टर कब होता है? 90 कब आता है? जब दोनों सेम हो और नेगेटिव रीड करें। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर बोलता है कि लोड प्योरली इंडक्टिव है तो ऑप्शन डी हो जाता। ठीक है, ये सब पकड़ना है चीज़ें। ऐसे ही आता है उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कि रहता बेसिक कॉन्सेप्ट उतना ही जितना तुमको पता है, लेकिन चीज़ों को पकड़ना है, बस ये है। वाटमीटर इज यूज्ड टू मेजर हैं? वाटमीटर क्या था? इलेक्ट्रोडायनोमीटर था ना, EMMC। तो वो तो बोथ AC DC था।
सिर्फ एसी वाला तो एक ही हमने पढ़ा है, इंडक्शन। सिर्फ एसी के लिए इंडक्शन, सिर्फ डीसी के लिए पीएमएमसी, बाकी सब एसी डीसी। और वाट मीटर है तो पावर है, सी पार्ट, बोथ एसी एंड डीसी पावर। ठीक है। 2 वाट मीटर मेथड, पावर कैलकुलेशन 3 फेज अब दिया हुआ है। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम इफ वन ऑफ द वाट मीटर शोज 0 रीडिंग एंड द अदर शोज पॉजिटिव रीडिंग? 0.5 कब से डिस्कस कर रहे हैं ये? एक नहीं रीड करेगा, एक करेगा तो 0.5 कैसे हो रहा है? W1 माइनस W2, तो उसमें एक W बच जाएगा, नीचे 2 W हो जाएंगे ऐड होके, 1/2 हो गया। ठीक है। और √3 भी है तो √3/2 हो गया, तो tan इनवर्स √3/2 का मतलब 60 नीचे 2 कहाँ रह गया? नीचे भी तो एक ही रहे बचेगा, जब एक रेडी नहीं कर रहा है तो ऊपर भी एक बचेगा, नीचे भी W बचेगा, तो W 1 हो जाएगा ना, ऊपर बचेगा √3। tan इनवर्स √3 कितना हो गया? 60 डिग्री, तो cos 60.5 हुआ। फटाफट दिमाग में चलना है सब चीज़ें, फॉर्मूला वो दिमाग में तुम धस जाना चाहिए, और ये कैलकुलेशन दिमाग में ही चल जानी चाहिए। इतना दिमाग को तुमको एक्सरसाइज देना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए। इसके लिए हमको पेन में कॉपी में लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में चल जाए W। ठीक, तो ये सब चीज़ें तेज करना है। इधर आ जाओ। 2 वाट मीटर की रीडिंग दी हुई है, दोनों की अलग अलग। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट अगेन वही है, फॉर्मूले में डालना है, उसी अल्फा में निकालना है। इधर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ स्पीड एरर इन द इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर? टेम्परेचर वेरिएशन तो है नहीं। स्लो बट कंटिन्यूस एल्यूमिनियम डिस्क, कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क, इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ शेडिंग बैंड, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ ब्रेक मैग्नेट। स्पीड का जब भी काम आए तो सीधे ब्रेकिंग मैग्नेट का ऑप्शन देखना है। ये 60 एम्पियर 220 वोल्ट एनर्जी मीटर मेक्स 51 रिवॉल्यूशन इन 35 सेकेंड। ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, एरर वाला आ गया, मीटर कांस्टेंट इतना दिया हुआ है तो कैसे करोगे? क्या करने जा रहे हो? करने क्या जा रहे हो? अभी पेन तो बहुत तैयार हुए थे इससे पहले, एम तो अपने मन में डिसाइड कर लिया करो क्वेश्चन देख के कि अब क्या करना है। क्या अप्रोच है एरर निकालने का? तो मेजर्ड वैल्यू क्या है और किस चीज़ का मेजर्ड, कौन सी क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू टू देख रहे हो? किसी का भी देख सकते हो, पावर का, रिवॉल्यूशन का भी देखना है, रिवॉल्यूशन का भी देख सकते हो। जैसे कि 51 रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू हो गई मान लो। ठीक है। और ये रिवॉल्यूशन मेजर कर रहे हैं, इतना इतना करंट आ रहा है, इतना करंट इतना वोल्टेज, पावर फैक्टर भी दिया है क्या? 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 पावर फैक्टर मान लेते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी? किलोवाट आवर में होता है एनर्जी कंज्यूम ना, तो वोल्टेज सेकेंड और 1 भी मान लिए तो वाट हुआ, तो 1000 से उसको डिवाइड करो तो किलोवाट हो गया। ठीक है। सीधे से वोल्टेज करंट जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाट हो जाता है। वोल्टेज करंट मल्टीप्लाई करो, पावर फैक्टर भी मल्टीप्लाई करो तो
वाट हो जाता है, उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोवाट हो जाता है, और किलोवाट आर करना है तो सेकंड दिया हुआ है टाइम 35 सेकंड, तो इंटू टाइम करेंगे 35, लेकिन 35 सेकंड में है, इसको आर में करने के लिए डिवाइड बाई 3600। ठीक है, तो पहले एनर्जी जो कंज्यूम्ड है वो निकालने के लिए क्या करोगे, एनर्जी कंज्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, एनर्जी 60 इंटू 220, ये हुआ cos फाई को 1 मान लेते हैं पावर फैक्टर, ठीक है, वाट हो गया, और डिवाइड बाई 1000 करिए, मतलब 10⁻³ कर दीजिए, और इंटू टाइम करेंगे तो एनर्जी हो जाएगा। वो टाइम कितना है, 35 सेकेंड है, हमको आर में चाहिए होता है, तो डिवाइड बाई 3600। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड। अब इसको आप मीटर कांस्टेंट दिया हुआ है क्या, मीटर कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको आप मीटर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा रिवॉल्यूशन आपका, और ये जो है दिया हुआ है रिवॉल्यूशन, एरर निकाल लीजिए, यहाँ से आपका रिवॉल्यूशन आएगा, एनर्जी को मीटर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और एक रिवॉल्यूशन उसने खुद दे रखा है, क्या रिवॉल्यूशन कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका ट्रू वैल्यू होगा, वो बता रहा है कि एनर्जी मीटर मेक्स 51 रिवॉल्यूशन इन इतना सेकंड फॉर फुल लोड टेस्ट, इतना वो रिवॉल्यूशन कर रहा है, लेकिन ट्रू वैल्यू एक्चुअली कितना करना चाहिए था, तो आप कह रहे हैं कि जब इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है हैं और मीटर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए तो एक्चुअली इतना करना चाहिए था जितना आप निकालोगे, तो आपका जो होगा वो होगा ट्रू वैल्यू, वो जो दिया है वो क्या है, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू करके आंसर करना है। ठीक है, ये हमको मेजरमेंट में मिला है, भैया 51 रिवॉल्यूशन कर रहा है वो। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे अपना थ्योरेटिकली फार्मूला लगा के, तो इसमें 420 मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा इन सारी चीज़ों में। ठीक है, कितना आया रिवॉल्यूशन एक्चुअल, मल्टीप्लाई करेंगे 420, हाँ 420 से मल्टीप्लाई करना है सबको, 537.6, 537 1.28 किलोवाट हमारा इसका एनर्जी, नहीं रिवॉल्यूशन कितना आया तुम्हारा, रिवॉल्यूशन 537, तो गलत तो रहेगा बिल्कुल, तुरंत कॉमन सेंस लगा लेंगे, जब 51 आया है तो हमारा आस पास आएगा 52, 53, 50, 53.9 ना, तो ये ठीक है चलेगा। तो फिर तुमको मेजर्ड माइनस ट्रू करना है, ये मान लो मेजर्ड है, कितना आ रहा है, इसमें गलती यही करते हैं लड़के, मेजर्ड और ट्रू को मानने में गलती होती है तो उससे आंसर भी गलत आते हैं। मेजर्ड हमेशा क्या रहेगा, जो रीडिंग बता रहा है, रीडिंग वाट मीटर की एनर्जी मीटर की क्या होती है, रिवॉल्यूशन ही रीडिंग होती है, बता रहा है कि इतना रिवॉल्यूशन करता है भाई इतने सेकंड में, वो कर रहा है, इतना वो कर रहा है।
लेकिन तुमने क्या किया, तुमने फॉर्मूला लगाया कि इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो मीटर कांस्टेंट के हिसाब से तो इतना करना चाहिए उसको। तो ये एक तरह से एक्चुअल वैल्यू हो गई जो तुमने निकाला, और जो दिया है वो मेजर्ड वैल्यू हो गई। मेजर्ड माइनस ट्रू किए, डिवाइड बाई ट्रू किए और आंसर लेंगे। ठीक है, चलो 5.13 आएगा बी, देख लेंगे इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अवॉइड द एरर ड्यू टू क्रीपिंग इन द इलेक्ट्रोडायनामिक एनर्जी मीटर। क्रीपिंग से जो एरर हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, होल्स करते हैं। मैं देखा तो हो गया क्या, सी, होल्स आर ड्रिल्ड इन द डिस्क। ठीक है, इनपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज स्क्वायर वेव। ये तो ट्रांसफार्मर आ गया, तो इसका तो वैसे होता है पल्स्ड वेव। इनपुट अगर स्क्वायर है तो आउटपुट में पल्स वेव। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी, ये भी पढ़ने की बात नहीं है। इधर आते हैं, 2 वाटमीटर मेथड, पावर कैलकुलेशन ऑफ 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम इफ बोथ द वाटमीटर शोज सेम पॉजिटिव रीडिंग। सेम रीडिंग मतलब W1 W2 जीरो हो जाएगा, ऊपर ही जीरो हो गया, tan इनवर्स 0 0 cos 0 1 1 डी हो गया। इधर आ जाओ, सीरीज मैग्नेट ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर कंसिस्ट कॉइल ऑफ। थिक वायर तो करेगा क्योंकि करंट फ्लो होता है उसमें। जिस भी कॉइल में करंट फ्लो होगा उसका वायर हमेशा थिक होगा। ठीक है, उसको करंट का क्रॉस सेक्शन उसका ज़्यादा होना चाहिए, तभी हीटिंग कम होगी और तभी झेल पाएगा करंट। तो थिक तो होगा और नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ फ्लक्स का काम है। दोनों फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों मैग्नेट, और उसके बाद इंटरेक्शन से हमारा डिस्क घूम रहा है। तो सिर्क वायर और मोर नंबर ऑफ टर्न, सी। आगे चलते हैं, इन डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर विच ऑफ द कॉइल इज स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स। तो ऊपर का जो करंट कॉइल होता है उसको जनरली हम 2 पार्ट में करते हैं, बीच में मूविंग कॉइल मतलब प्रेशर कॉइल होता है। तो वैसा करंट कॉइल जो है बी पार्ट, ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। व्हाट इज द फेज एंगल इन डिग्री ऑफ बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम इफ द फर्स्ट सेकेंड वाटमीटर रीडिंग 0 एंड इतना। सिक्सटी डिग्री 0.5 या 60 डिग्री। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड मेजरमेंट यूनिट फॉर टिपिकल 1 सिंगल फेज एनर्जी मीटर, किलोवाट आवर। इन एनर्जी मीटर विच कॉइल कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज। प्रेशर कॉइल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ मीटर फेज एरर इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। फेज एरर, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ ब्रेक मैग्नेट, कोई मतलब नहीं है। इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ शेडिंग बैंड, स्लो बट कंटिन्यूस रोटेशन ना टेम्परेचर में कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है। एडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन शेडिंग बैंड, क्योंकि उसका ही काम है फेज से 90 डिग्री का उसको हिसाब किताब कराना है वोल्टेज और फ्लक्स का। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द मेजरमेंट ऑफ कल से ही बार बार बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर पावर के लिए। 3 वाटमीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट कैन बी यूज्ड टू मेजर पावर इन थ्री में सा अनबैलेंस के लिए, क्योंकि अगर बैलेंस्ड है तो 3 फेज 4 वायर हुआ तो हम एक ही यूज़ करेंगे, 3 फेज 3 वायर हुआ तो 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, 3 वाटमीटर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब अनबैलेंस सप्लाई है। वो चाहे 3 फेज 4 वायर हो और चाहे 3 फेज 3 वायर हो, अनबैलेंस्ड है तो 3 वाटमीटर यूज़ करना है। ठीक है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का रेशियो क्या होना चाहिए, ये पढ़े होगे।
आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वो हमेशा 1:1, ठीक है, आइसोलेट करता है दोनों सर्किट को। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कई बार यूज़ करते हैं हम लोग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। इन डायनोमीटर टाइप वाटमीटर इज कनेक्टेड इन एन एसी सर्किट, द पावर इंडिकेटेड बाय द वाटमीटर विल बी, पावर जो इंडिकेट होती है वो क्या होती है? एवरेज होती है, VI cos phi करते हैं हम, ठीक है, ओके। द लीस्ट नंबर ऑफ सिंगल फेज वाटमीटर रिक्वायर्ड टू मेजर टोटल पावर कंज्यूम्ड बाई इन अनबैलेंस्ड लोड 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर सिस्टम में अनबैलेंस है तो 3 वाटमीटर, बैलेंस्ड होता तो 3 फेज 4 वायर में एक ही वाटमीटर से काम चलता, 3 से मल्टीप्लाई कर देते उसको। इन फैंटम लोडिंग अरेंजमेंट एनर्जी कंजप्शन इन द कैलिब्रेशन टेस्ट ऑफ वाटमीटर इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, पहले अभी डिस्कस किया था हमने, फैंटम लोडिंग मतलब लोड ही नहीं लगा है, एक्चुअल लोड नहीं लगा होता है, नाम ही उसका फैंटम लोडिंग है, तो इसका मतलब द अब्सेंस ऑफ लोड इन द टेस्ट सेट, ठीक है। ए वाट, अब ये है ए वाट मीटर इज, हम ये क्वेश्चन करेंगे, ए वाट मीटर इज मार्क्ड 50 एम्पियर 30 एम्पियर। वाट मीटर जो प्रैक्टिकल देखते होगे, लैब में देखे हो ना कभी वाट मीटर, तो उसमें 2 तरह की रेंज दी होती है, 2 करंट दी होती है, 2 तरह का वोल्टेज ली, तो हम वो जो आगे उसके होते हैं स्टील वाले लगे होते हैं उसको मूव कर देते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है, सेट कर देते हैं किस पे हमको यूज़ करना है, इस तरह का दिया हुआ है। इट्स स्केल इज़ मार्क्ड अप टू 45, तो स्केल जो है वो 4500 वाट तक का है मैक्सिमम रेंज, ठीक है। व्हेन द मीटर इज़ कनेक्टेड टू इतना, जो मीटर को इन दोनों में से ऑप्शन था, हमने कनेक्ट कर दिया कि 30 एम्पियर वाला करंट है और 60 वोल्ट हो गया यहाँ पे, 600 वोल्ट, क्या हो जाता है इसको, वोल्ट वोल्टेज वाले में सेटिंग लगा दिया। अब उसके बाद मेजर कर रहे हैं 2000 वाट इंडिकेट कर रहा है, तो एक्चुअल पावर कितना कंज्यूम कर रहा होगा, ये इंडिकेट कर रहा है 2000 वाट मीटर। अभी ये प्रैक्टिकल जब तुम मेजरमेंट वहाँ करने भी जाते हो ना लैब में, तो ये चीज़ें हमें पहले डिसाइड करनी होती है कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा वाट मीटर का, ताकि जो भी तुम वाट मीटर की रीडिंग देख रहे हो उसमें तुमको एक एक्चुअल वो नहीं है पावर मेजरमेंट, उसमें तुमको मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वो क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो भी रेंज सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको रेंज से, टोटल रेंज जो है पावर की, उससे डिवाइड करके देख लो। तो मान लो तुमने सेलेक्ट किया कौन सा 30 और 600 वाला, तो तुम्हारे हिसाब से वो 18,000 होना चाहिए था, लेकिन स्केल की रेंज कितनी है 45,000, तो उसी हिसाब से रीड करेगा ना वो। तुमने 18 कर लिया है, अब तुम्हारा मान लो 17,000 15,000 आ जाएगा, तो ये 15,000 थोड़ी बताएगा क्योंकि है ही 45 तक, तो वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर का हिसाब किताब देखना है। तो कितना हो गया ये आएगा 4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 है, इसका मतलब जो भी रीडिंग देगा वो उसमें 4 से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो उसने 2000 रीडिंग दिया तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके 8000। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा निकालने के लिए तुमको देखना है क्या, जो ये दिए होते हैं, या तुम 15 सेलेक्ट करते तो 45,000 हो जाता, हाँ कितना होता 4500 ही हो जाता, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होता, क्योंकि स्केल 4500 का ही है, तब कुछ भी रीडिंग आती है आपकी वही एग्जैक्ट एक्चुअल रीडिंग होती, ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ, बैलेंस 3 फेज सिस्टम, द करंट कॉइल of a wattmeter is inserted in line 1 and the potential coil across 2 and 3. wattmeter read, अरे जो इतना लिखा हुआ है, रिएक्टिव पावर पूछा है तो हमने देखा अभी √3 इंटू W, W 100 है, √3 से मल्टीप्लाई करोगे 173.2, ठीक है। रिएक्टिव पावर का भी पूछे √3 इंटू W। इधर आ जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना इस पे, फेजर डायग्राम दिया हुआ है, कल जो कर रहे थे ना प्रेशर कॉइल की वजह से जो एरर आ रहा था, इस तरह का है। तो रीडिंग ऑफ वाट मीटर किसके प्रोपोर्शनल होगा, ऑप्शन सी है, वाट मीटर की रीडिंग किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या पावर तुम कहते हो
वाटमीटर का रीडिंग किसके प्रोपोर्शनल होगा। ये ऑप्शन है, कल लिख रहे थे फॉर्मूला, ये रिफ्रैक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला लिख रहे थे ना, फिर बता रहे थे कि ये पावर के प्रोपोर्शनल होगा किसके किसके। बेसिक, इसीलिए मैं बेसिक पूरा डेरिवेशन करा रहा था, नहीं तो मैं एक फॉर्मूला बता सकता था ताकि तुम्हारा दिमाग एक घुमा फिरा दे, जैसे इसमें घुमाया है एक चीज़, तो तुम्हारा वो दिमाग चले, तुम सीधे अपने बेसिक्स पे जाओ। बेसिक्स पे जाओगे तो तुमको याद आएगा कि एक तो एंगल होता है दोनों करंट के बीच का जो एंगल है, ये होता था, दोनों करंट के बीच का जो एंगल होता था वो एंगल होता था। और एक होता था क्या कि आपका लोड जो है, लोड जो V है, V लोड का पावर फैक्टर बेसिकली, तो V और जो करंट कॉइल जो जा रही है वो कितना एंगल बना रही है, तो उसका होता था cos फाई माइनस बीटा, दोनों का अंतर, ये आता था। तो अब देखना है तुमको ये चीज़, तो बेसिकली लोड, ये क्या बोलते हैं, लोड नहीं, ये तुम देखो एक एंगल कहाँ से आया था, एक एंगल तो आया था किससे, कि दोनों करंट के बीच का जो एंगल था, ठीक है। और एक एंगल कहाँ से जनरेट हुआ था कि हमने ये जो इम्पिडेंस एंगल था किसका, इंडक्टिव कॉइल का इम्पिडेंस आएगा ना, बीटा जो था इम्पिडेंस एंगल वो था, वो मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। तो एक मल्टीप्लाई क्या हुआ था, इम्पिडेंस एंगल, और एक एंगल क्या था, दोनों करंट के बीच का एंगल। अब देख लो आंसर, लेकिन हमारा उसमें क्या आया था, cos बीटा cos फाई माइनस बीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें ये पूरा फाई होता था, बीटा इसके नीचे होता था, यही इसमें घुमाया है। अगर तुम याद करके रखते सिर्फ तो तुम ऑब्वियसली मारते cos बीटा cos फाई माइनस बीटा, क्योंकि एक्चुअल वैसा होता है, लेकिन इसमें खुद ही इसने दिखा दिया है एंगल, तो अब इसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। इसलिए हमें डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि वहाँ जो दो एंगल थे वो किस चीज़ के लिए थे, क्या थे, खाली ये याद नहीं रखना है क्या थे, तो हम फिर याद रहेगा cos बीटा और cos फाई माइनस बीटा, ऑप्शन होता गलत कर देते हम, ठीक है। हमको क्या करना है कि वो एंगल किसके लिए था, तो एक एंगल किसके लिए है, दोनों करंट के बीच का एंगल, जो कि हमारा बेसिक थ्योरी है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का, ठीक है। दोनों करंट के बीच का एंगल, और एक एंगल किसका आ रहा है, जो तुम्हारे इंडक्टर लग गया यहाँ पे प्रेशर कॉइल में, उसका इम्पिडेंस जो बीटा है, ठीक है। तो एक cos बीटा और एक उनके बीच का एंगल, तो उनके बीच का एंगल इत्तेफाक से यहाँ पे साई है, इसलिए cos साई ले लिए। अगर इनके बीच का एंगल साई माइनस बीटा होता तो ठीक है। इधर आ जाओ, द रेशियो ऑफ रीडिंग ऑफ 2 वाटमीटर मेथड कनेक्टेड पावर बैलेंस 2:1 पावर फैक्टर। एक डबल कर रहा है, एक 1 कर रहा है, एक डबल कर रहा है रीड दूसरे का, तो कितना हो जाएगा पावर फैक्टर, सब 860 है तो 860 होगा, लैग ही होगा पावर फैक्टर हमेशा। इधर आ जाओ, 2 वाटमीटर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर और बैलेंस लोड, इफ बोथ द वाटमीटर इंडिकेट द सेम रीडिंग देन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज, सेम रीडिंग आ रही है, यूनिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज इंटीग्रेटिंग था बोल के सब, इंटीग्रेटिंग मतलब जो क्यूमुलेटिव तुमको महीना भर का दे रहा है ना रीडिंग, वो इंटीग्रेटिंग है, क्यूमुलेटिव डेटा सेव कर रहा है ना। रिकॉर्डिंग मतलब तुरंत रिकॉर्ड कर रहा है, ग्राफ एक मिलेगा तुमको, पैटर्न मिलेगा, वैसा रहता है। लेबोरेटरी वाटमीटर आर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप, एनर्जी मीटर पूछता तो इंडक्शन टाइप। In the measurement of power in balanced 3-phase circuit, 2 wattmeter method in 2 wattmeter show equal reading, then the power factor is unity, ठीक है। Moving coil in a dynamometer wattmeter is connected. Moving coil wattmeter में किस तरह कहाँ कनेक्ट होता है, मूविंग कॉइल मतलब तुम्हारा वही प्रेशर कॉइल across the supply, B part. Dynamometer type wattmeter respond to the, एक ही चीज़ लिखते तब भी चलता, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर लिखा हुआ है, एक्टिव पावर लिखता तब भी चलता, एवरेज पावर लिखता तब भी चल जाता। अब उस खुद ही एवरेज है, उसमें क्या एक्टिव में ही क्या एवरेज देखना है,
इधर आ जाओ। द कंपनसेटिंग कॉइल ऑफ लो पावर फैक्टर वाट मीटर कंपनसेट्स द इफेक्ट ऑफ द इम्पिडेंस ऑफ द करंट कॉइल। कॉइल ऑफ द लो पावर फैक्टर वाट मीटर कंपनसेट्स द इफेक्ट ऑफ द इम्पिडेंस ऑफ द वोल्टेज कॉइल। करंट कॉइल का इफेक्ट करती है। तो हमने अभी डिस्कस किया ना कि प्रेशर कॉइल की करंट की वजह से करंट कॉइल में फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो जाता है वो एरर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो प्रेशर कॉइल की करंट की वजह से करंट कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्रेशर कॉइल में एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं हम। वो क्या करता है, उसका काम क्या है, जो इस प्रेशर कॉइल की करंट की वजह से करंट कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको नलिफाई करना है, ताकि करंट कॉइल में जो फ्लक्स रहे सिर्फ करंट कॉइल की करंट की ही वजह से रहे, ठीक है। ये पॉइंट एकदम दिमाग में रख के चलना। इधर आ जाओ। वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, पावर बताओ। थाउजेंड बाई 2 500 हो गया इंटू कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। सीधे सी 500 लगा के आगे बढ़े, कॉस 30 छोड़ दिए। इसलिए जल्दीबाजी भी नहीं कर रही एग्जाम में। कॉस 30.866 होगा, 433 आ जाएगा। इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। कई बार कैलकुलेटर ऐसे तुम है तुम्हारे पास या कुछ भी है, वहाँ रहता है गेट के एग्जाम में, लेकिन वहाँ तो कैलकुलेटर नहीं रहेगा जेई के एग्जाम में। तो तुम कैसे करोगे ये 500 जब आ गया तो 0.86 मल्टीप्लाई हो रहा तो कम ही होगा 500 से कम एक ही ऑप्शन है। तो हमको हर जगह कैलकुलेटर ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस से भी काम करना है। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो वॉट मीटर है वो रीड क्या करेगा, तो जीरो ऑलवेज कह रहा है। एक कह रहा है कि पावर कंज्यूम्ड बाय Z1 एंड Z2, एक कह रहा है पावर कंज्यूम्ड बाय Z1, एक कह रहा है पावर कंज्यूम्ड बाय Z2। तो तुमको इतना मालूम है कि जो वॉट मीटर क्या रीड करता है, करंट इन करंट कॉइल इनटू वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल, यही करता है। तो देख लिया जाए अब। अच्छा एक चीज़ देखो, करंट जो यहाँ से जाएगी, हम एज्यूम क्या कर चलते हैं कि प्रेशर कॉइल हाईली रेजिस्टिव है, और हाईली रेजिस्टिव है तो करंट बहुत कम जाएगा, नेगलेक्ट कर सकते हैं नहीं के बराबर, इसीलिए ऐसा कर ही रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ से करंट जा रहा है वो Z2 तक जाएगा, क्योंकि इसमें हम मान के चल रहे हैं हाईली रेजिस्टिव है, नहीं जाता है, ठीक है। तो Z2 तक वो सेम करंट जाएगा, और प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज जो है वही Z2 के क्रॉस वोल्टेज भी है। इसका मतलब Z2 के क्रॉस करंट जो है वही करंट कॉइल में करंट है, और Z2 के क्रॉस जो वोल्टेज है वही प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज है। तो पावर कंज्यूम्ड बाय Z2, ठीक है। वो हमें देखना है कि प्रेशर कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो, और करंट कॉइल में जो करंट है वो किसके क्रॉस है, तो वो जिसके क्रॉस है वो काम हो गया, ठीक है। प्रेशर कॉइल ऑफ डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर इज हाईली रेजिस्टिव। प्रेशर कॉइल ऑफ एनर्जी मीटर आता तो हाईली इंडक्टिव। 2 watt meter method for measurement of power imbalance 3 phase supplied from balanced 3 phase system. If one of the watt meter reads half of the other पावर फैक्टर, एक का हाफ करेगा मतलब दुगना कर रहा है दूसरा, वही बात है। तो क्या आया था 0.866 वे आया था। यहाँ फिर वोल्टेज करंट दिया हुआ है, पावर बताओ। ढाई सौ, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा वो वाला फॉर्मूला है, बाकी से नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनकी अलग है।
इसी फ्रीक्वेंसी का इधर भी होता तो उसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो सिर्फ ये इससे होगा 100 इंटू 10/2 इंटू कॉस 60, 250 हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड मेजर्ड 3 फेज 3 वायर बैलेंस ऑफ अनबैलेंस पावर इज। 3 फेज 3 वायर सिस्टम है तो हमेशा 2 वाट मीटर से काम चल जाएगा, बैलेंस हो अनबैलेंस हो। 3 फेज बैलेंस्ड लोड विच हैज़ अ पावर फैक्टर ऑफ 0.7 is connected to a balance supply. Power consumed दिया हुआ है 5 किलोवाट। The power is measured by the 2 watt meter method. The readings of 2 watt meters are। ये सब क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हर एक ही टाइप के। टोटल 5 पहले वाले से आ रहा है, दूसरे वाले से भी आ रहा है, तीसरे से भी आ रहा है, सबसे ही आ रहा है। अच्छा, पावर फैक्टर देखा जाए तो ये दोनों सेम रीड कर रहे हैं, तब तो पावर फैक्टर 0.707 नहीं होना चाहिए, है ही नहीं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल हट गया, ये ऑप्शन भी हट गया क्योंकि पावर फैक्टर 0.5 होता है, 1 0 करेगा 1 करेगा। तो ऑप्शन हमारे पास बचे सिर्फ ये और ये, ठीक है। अब 0.707 मतलब कितना एंगल, पावर फैक्टर 0.707 का मतलब 45 एंगल है, ठीक है। cos 45 1/√2 की वैल्यू है ये 0.707, तो इसका मतलब 45 है एंगल। एंगल कैसे आ सकता है? पॉइंट 5 कब आ रहा है? जब एक 0 रीड कर रहा है, एक कुछ कर रहा है। और 1 कब आ रहा है? दोनों जब सेम रीड कर रहे हैं, ठीक है। 0.5 से दूर है, 1 के करीब है। डी हो सकता है, डी 0.5 ये भी हो सकता है, निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझना है, एक बार समझ ले कि आ रहा है अगर शॉर्ट में तो ठीक है, नहीं तो फिर डालेंगे फॉर्मूले में, कोई दिक्कत नहीं है। W1 की रेटिंग क्या? VLIL cos 30 + 5, W2 की VLIL cos 30 - 5, 5 मालूम है 45, तो cos 30 + 5 मतलब कि एक 15 हो जाएगा, एक 75 हो जाएगा, उस हिसाब से देख लेंगे। Electrodynamic type watt meter have large error while measuring power in AC circuit at low power factor condition since the voltage across the current through pressure coil not in quadrature, ठीक है। यही तो होता है, इसी के लिए हम कहते हैं कि शेडिंग कॉइल लगाए हुए हैं। हो गया, खत्म। चलो, तो ये है क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट है। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एक ही तरह के, थोड़ा थोड़ा उसमें इधर उधर किया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया, जो हमने डेरिवेशन जिस तरह से किया है चीज़ों को, जिस तरह से आगे गए हैं, वाटमीटर ग्रेडिंग किस तरह से पकड़नी, जैसे ये हो गया। गेट के एग्जाम में जाओगे तो फिर उसमें क्या होगा, जैसे मैं बता रहा था कि वाटमीटर यहाँ से वहाँ कनेक्ट कर देंगे, प्रेशर कॉइल कहीं और, करंट कॉइल कहीं और। तो अगर आप बेसिक पकड़े रहेंगे कि हमें रीडिंग किसकी लेनी है, ठीक है, अब उसके बीच का एंगल देखना है। अब जैसे 3 फेज ही है, 2 वाट मीटर मेथड है, इसका प्रेशर कॉइल किसी दूसरे फेज से कर दिया, उसका लाइन करंट से कर दिया, इसका फेज वोल्टेज से कर दिया, कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। तो तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि भैया करंट इन करंट कॉइल, चाहे वो लाइन करंट हो चाहे फेज करंट हो, वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल, चाहे लाइन वोल्टेज हो चाहे फेज वोल्टेज हो, ठीक है। देख लेंगे उसमें कि लाइन के अक्रॉस लगा है प्रेशर कॉइल के, फेज के अक्रॉस लगा है, और उन दोनों के बीच का एंगल, किसके बीच का एंगल, जो करंट और जो वोल्टेज बता रहा है वो। तो अब देख लो वो कौन सा था। अब तो वो फेजर डायग्राम तुम बना के करते हो, वहाँ से देखो कि इस करंट और इस वोल्टेज का एंगल क्या आ रहा है, अगर कभी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया तो। अदरवाइज जेई के एग्ज़ाम तक, जैसे ये तुम्हारा एग्ज़ाम है, इसमें तो नॉर्मल तुम देख के लग जाए ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। एक आध क्वेश्चन डाल सकते हैं टाइम ख़राब करने के लिए, तो उस पर फोकस रखना, ठीक है। तो ये पावर मेजरमेंट हो जाएगा। इसके बाद का टॉपिक हमारा रहेगा रेजिस्टेंस मेजरमेंट का, और फिर AC ब्रिजेस का है, फिर उसको देख CRO का, ठीक है। ये हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू।